लास्ट क्लास हम लोग देखे थे बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखा जाता है। फिर आज हम देख रहे हैं क्या, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो राउल्ट्स लॉ का उपयोग हम सबसे पहले कहाँ करते हैं? किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए। राउल्ट्स लॉ का उपयोग हम किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, अगर हम इक्वल सॉल्यूशन लेके चलते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक है सॉल्यूट, दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितने तरह का होगा? दो तरह का, नॉन वोलेटाइल, दूसरा वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जिसका वेपर आसानी से नहीं बनता है वो क्या कहलाएगा, नॉन वोलेटाइल। और जिसका वेपर आसानी से बनता है वो क्या होगा, वोलेटाइल। उसी तरह सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर आसानी से बनता है। तो यहाँ पर दो तरह के केस आते हैं। एक केस जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होता है, वोलेटाइल होता है। एक केस, पहला केस हम देखते हैं क्या है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होता है, वोलेटाइल। और दूसरा केस क्या है, जब सॉल्वेंट वोलेटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। नहीं, दूसरा केस ये बता रहा है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। नहीं, अब देखिए यहां पर दो टर्म आ रहा है। एक आ रहा है क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन। केस वन में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब क्या कह रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम पहले बता चुके हैं। क्या बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होगा और दोनों कंपोनेंट आपस में रिएक्ट नहीं करेगा। यानी इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है, नॉन रिएक्टिंग। बाइनरी सॉल्यूशन वो होगा जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग होगा। यानी जैसे दोनों कंपोनेंट को रखते हैं आपस में वो रिएक्ट नहीं करता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, मिसिबल होता है, मिसिबल। ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, मिसिबल। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं क्या, जल है अल्कोहल। जल को अल्कोहल में मिलाते हैं तो आसानी से मिल जाता है ना, लेकिन आपस में क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो आपस में नॉन रिएक्टिंग प्रवृत्ति का हो और आपस में क्या हो, मिसिबल हो। नहीं, इसी में आता है क्या, आइडियल सॉल्यूशन। चलिए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जैसे हम क्या करते हैं, एक जगह 20 ml लिया ना, ये पहला वॉल्यूम। दूसरा क्या है, 30 ml लिया, दूसरा वॉल्यूम। अगर दोनों को आपस में मिक्स करते हैं क्या बनेगा, इसमें क्या होना चाहिए, 50 ml होना चाहिए। ये हो गया फाइनल वॉल्यूम। यानी अगर फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाए, दोनों इनिशियल के योग के बराबर हो जाए, तब वह क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो टर्म समझना था। बाइनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो नॉन रिएक्टिंग नेचर का हो और जो आपस में क्या रहे, मिसिबल रहे। और आइडियल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें अगर वॉल्यूम को हम मिक्स करते हैं तो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होता है, दोनों इनिशियल वॉल्यूम के सम के बराबर होता है। नहीं, चलिए ये तो क्या था, राउल्ट्स लॉ का यूज हम क्या करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने में। अब देखिए वास्तव में राउल्ट्स लॉ है क्या। राउल्ट्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन, सबसे पहले राउल्ट्स लॉ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करने के लिए। तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए तो उसमें क्या होगा, एक बार हम क्या करेंगे, सॉल्यूट का निकालेंगे, एक बार सॉल्वेंट का। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ का उपयोग हम कहाँ करते हैं, किसी भी कंपोनेंट के लिए। नहीं, कंपोनेंट में हो सकता है जैसे लिक्विड सॉल्यूशन। नहीं, अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ओवर सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। नहीं, अगर किसी भी सॉल्यूशन में
कोई कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर दो कंपोनेंट है ना, अगर जिस कंपोनेंट का हमको निकालना होगा, राउल्ट्स लॉ का उपयोग करना होगा, उस कंपोनेंट का हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकालते हैं, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कह देते हैं? मोल फ्रैक्शन के। नहीं, यहाँ पर आगे उदाहरण से देखते हैं। चलिए देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है, बताया था ना जी। ये बता रहा है वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का, और एक्स कंपोनेंट बता रहा है उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। देखिए, समानुपाती चिन्ह, किसी भी समानुपाती चिन्ह के लिए आपके पास ग्राफ आता है क्या? y इक्वल टू mx। y इक्वल टू mx के लिए आपका ग्राफ क्या आता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए, आपके पास इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो P नॉट आता है, आपके पास ये फॉर्मूला हो गया, यानी वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां से मैथमेटिकली हम डिफाइन कर सकते हैं राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ को मैथमेटिकल डिफाइन ये करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। नहीं, अब देखिए ये पी नॉट, अभी थोड़ा देर पहले बताया क्या, y इक्वल टू mx होता है, उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए, यहां पर अगर x कंपोनेंट यानी मोल फ्रैक्शन का मान अगर हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं, इसका मान अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? p कंपोनेंट, अगर इसका मान हम 1 रखते हैं यानी p कंपोनेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, अगर इसका मान हमने क्या किया? 1 रखा, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Pc इक्वल टू P नॉट हो जाएगा ना। अब देखिए, जैसे अब यहां से मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम मान 1, इसका हम क्या रखें? 1 रखें। 1 रखते हैं यानी यहाँ पे 1 रखे हैं, क्या हो जाएगा? उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? उसके प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैथमेटिकली 1 रखे तो Pc इक्वल टू P नॉट। अगर मान इसका 1 है तो ऐसी स्थिति में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट। ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये बता रहा है वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों मिक्स करने से ये बना, ये क्या है? किसी बाइनरी सोल्यूशन लेके चल रहे हैं, दो कंपोनेंट का बात कर रहे हैं ना, ये पहला कंपोनेंट A, दूसरा कंपोनेंट B, दोनों को मिक्स करते हैं, क्या बना? सॉल्यूशन बना। नहीं, अगर इस कंपोनेंट का राउल्ट्स लॉ बताए थे ना, किसी कंपोनेंट के लिए लागू होता है लेकिन कैलकुलेट करते हैं किसका? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। नहीं, लागू होता है किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालने के लिए, नहीं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में क्या होता है? उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, उसमें राउल्ट्स लॉ का यूज होता है। जैसे ये पहला कंपोनेंट क्या लिखेंगे? एक ही कंपोनेंट है ना, ए है, क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट यानी PA, क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन 1 से P नॉट A। P नॉट A क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A। P नॉट A क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ A। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट A। ठीक, अब यहां पर दूसरे सॉल्यूशन का हम बात करते हैं। यहां फिर राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, क्या? वेपर प्रेशर ऑफ P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यहां पर क्या हो जाएगा? P नॉट B क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट
बी। ठीक, ये हो गया। अब यहां तो रॉड्स लगा दिया ना, ए कंपोनेंट के लिए, बी कंपोनेंट के लिए। ए कंपोनेंट का ग्राफ देखते हैं। ठीक, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का मान 1, तो क्या हो जाएगा, अगर यहां मान हम 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए। पी नॉट ए ये बता रहा है वेपर प्रेशर, ये वाई एक्सिस बता रहा है वेपर प्रेशर। हर एक कंपोनेंट हो सकता है सॉल्यूशन के लिए, नहीं, अगर एक कंपोनेंट का बात करेंगे तो पी नॉट ए। उसी तरह हम बी कंपोनेंट का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर एक्स बी का मान हम 1 लेके चलते हैं, नहीं, इसका मान 1 लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी के बराबर हो जाता है। तो ये हुआ रॉड्स लॉ का उपयोग हम कैसे करते हैं। नहीं, अब हम देखेंगे केस 1। केस 1 मतलब सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल। नहीं, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए जैसे यहां पर ए भी क्या है, वोलेटाइल, बी भी क्या है, वोलेटाइल। ये सॉल्यूशन भी क्या है, इसमें ए और बी क्या है, दोनों वोलेटाइल। फिर हम आगे देखते हैं, नहीं, केस 1 अब डिस्कस करेंगे क्या, कि अगर किसी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट होगा तो वहां पर हम राउल्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, पहला केस देखते हैं। किसी आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल होता है, चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो तरह का लिक्विड लिए, पहला लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड बी। इसमें हमने ए को क्या किया, वोलेटाइल सॉल्यूट कहा, और बी को वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों का वेपर बनेगा। जब दोनों का वेपर बनेगा, दोनों में प्रेशर जनरेट होगा। ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ ए और ये बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहां देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ दो कंपोनेंट है, तो ये हो गया पहला कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दूसरा कंपोनेंट बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहां से हम जानते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, 1 के। नहीं, हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होता है, 1 के। अब देखिए यहां पर देखते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ कहता है अगर किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो, अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो उस सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट होगा सभी के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। डाल्टन्स लॉ कहता है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो वो क्या होता है, उस सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है सभी के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। यहाँ दो कंपोनेंट है जिसमें पहला क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, दूसरा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी। लिख दिए। यहां से हमको पता चला क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, दोनों के सम के। अब यहाँ पर देखिए पीए, अब पीए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ कहा था किसी भी कंपोनेंट का हमको वेपर प्रेशर निकालना होगा तो वह किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है और उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया ए के लिए। बी के लिए उसी तरह क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी। अब यहां से हमको पता चल गया क्या, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। नहीं, इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम पहला इक्वेशन माने, इसको दूसरा, इसको तीसरा, और ए और बी दोनों का मान यहां पर रखे थे। कौन सा इक्वेशन हो गया, चौथा। नहीं, अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ए और बी दोनों का मान एक के बराबर होता है तो हमको क्या होना होगा, एक बार एक्स ए का मान, एक बार एक्स बी का मान, दोनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूला को और हम कहां तक ले जा सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। नहीं, एक्स ए यानी हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी।
या एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। दोनों को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में यूज करेंगे और देखते हैं कि और क्या क्या बताता है केस 1। चलो देखें यहाँ पर हमारे पास ये चौथा इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 4। क्या अब हम क्या करते हैं, अभी बताए थे ना मोल फ्रैक्शन एक्स ए जोड़ एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के होता है। हम क्या किए हैं, एक्स ए इस समीकरण में पहला बार किए हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी मान रखे यहाँ पर, एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दिए, इसको सॉल्व किए तो मेरे पास आया ये इक्वेशन। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 5। अब यहां से देखो, अब रखे हैं क्या, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। अब इसको हम सॉल्व किए, एक्स बी के जगह पर क्या किए 1 माइनस एक्स ए रखे, सॉल्व किए तो ये है, ये इक्वेशन नंबर हुआ 6। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम क्या किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए। क्यों किए हैं, क्योंकि आगे हमको इसका ग्राफ समझना है। नहीं, ग्राफ कैसे बनेगा, राउल्स लॉ का ग्राफ कैसे बनेगा दो आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नहीं, यानी पहला था ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसमें हमने क्या किया, एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स बी रखा, सॉल्व किया तो पीटी बराबर इतना आया। नहीं, दूसरे केस में एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए यहाँ पर रखे, देखे तो पीटी बराबर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये आया। यानी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर या तो ये रहेगा ना तो ये रहेगा। नहीं, कहने का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में वेपर प्रेशर को हम अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, चलिए देखिए ग्राफ, आपके पास दो समीकरण था, ये था आपका इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 था। नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। नहीं, 5 और 6 से हम देखते हैं ग्राफ, समझते हैं। चलिए इस लाइन पर ये नहीं, ये है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस पर हम देखते हैं वेपर प्रेशर इधर भी और इधर भी। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि दो कंपोनेंट है। यहाँ पर हमने क्या किया, कंपोनेंट ए को माना, इधर कंपोनेंट बी को। यहाँ पर एक चीज और एजम्पशन जरूरी है, बी इज मोर वोलाटाइल, बी मोर वोलाटाइल देन ए। यानी यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि बी क्या है, ज्यादा वोलाटाइल है। ज्यादा वोलाटाइल होगा, ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, यानी प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए कंपोनेंट के लिए है। हमको मालूम है कहीं भी हम मोल फ्रैक्शन निकालना शुरू करते हैं, वहां पर क्या होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 1 होता है। नहीं, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों को जोड़ेंगे 1 आएगा। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दोनों का जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखो यहाँ पर समझना ये जरूरी है क्या, अगर सिर्फ हम एक कंपोनेंट के लिए ग्राफ देखें तो भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बी कंपोनेंट के लिए देखते हैं तो वो भी आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और दोनों को हमको एक ही में देखना है, तो इसका मतलब तय है कि ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से ही क्रॉस करेगा। यानी ए कंपोनेंट के लिए भी क्या होगा, ओरिजिन से क्रॉस होगा, बी कंपोनेंट के लिए भी क्या होगा, ओरिजिन से क्रॉस होगा। नहीं, अब यहां पर देखो, यहां पर हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन नंबर 6। अगर यहां पर हम मोल फ्रैक्शन का मान 1 रखते हैं, 1 नहीं, तब क्या होगा, अगर मोल फ्रैक्शन का मान 0 रखते हैं तब क्या होगा। यहां पर देखिए मोल फ्रैक्शन एक्स ए का मान हम क्या रखे हैं, 1। जब इसका मान हम 1 रखेंगे, नहीं, इसका मान 1 रखेंगे तो क्या होगा, पी, इसका मान 1 रख देंगे तो क्या होगा,
देखो तो यहाँ पर 1 रखेगा तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, बी भी गायब हो जाएगा ना। यहां पर अगर इस केस में पी नॉट बी प्लस 1 इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी रखते हैं, क्या होगा? पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, बी बी कट गया ना, पी नॉट ए के बराबर हो गया ना। चलो देखो यहाँ पर, यानी हम क्या किए हैं, जब मोल फ्रैक्शन का मान 1 रखे, यानी इक्वेशन 6 में एक्स ए का हम मान 1 रखे हैं, नहीं एक्स बी तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है? 0 है। जब इसका मान 1 रखते हैं तो P यानी टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है? P नॉट ए के। ठीक है, यही बता रहा है यहाँ पे, यानी एक्स ए का मान 1, एक्स बी का मान 0, तब ये क्या होता है? P नॉट ए के बराबर हो जाता है। चलो आगे देखो, अगर एक्स ए का मान हम रख देते हैं 0, यहां पर देखो, अगर एक्स ए का मान रखते हैं 0, एक्स ए 0 रखते हैं तो पीटी क्या हो जाएगा? पी नॉट बी प्लस एक्स ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसका मान रख देगा 0, पी नॉट बी प्लस 0 इंटू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, क्या हो जाएगा? 0 में गुना करें तो 0 हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट बी के। ठीक, यानी जब एक्स ए का मान इस समीकरण में हम रखते हैं क्या? 0। जब एक्स ए का मान 0 रखते हैं तो तय है टोटल मोल फ्रैक्शन का मान 1 होता है, 2 कंपोनेंट है ए और बी। जब ए 0 रख दिए तो बी क्या हो जाएगा? 1। अब यहां देखो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? P नॉट बी के बराबर हो जाएगा। देखो, जब एक्स ए का मान 0 रखते हैं तो P नॉट बी के बराबर हो गया, नहीं? उसी तरह यहां पर देखो, इक्वेशन नंबर 5 में देखो, नहीं इक्वेशन 5 में देखो, क्या एक्स बी का मान 0 रखते हैं ना, चलो इसको हटा देते हैं, ये तो पता ही है ये स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां पे क्या किए हैं? एक्स बी का मान 0, यानी इसका वैल्यूएशन 0 रख देंगे, रखेगा ना 0, 0 में इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी किसके बराबर हो जाएगा? P नॉट ए। यानी अगर एक्स बी का मान हम रखते हैं 0, इक्वेशन 5 के अनुसार अगर 0 रखते हैं तो पीटी किसके बराबर हो जाता है? P नॉट ए के बराबर। देखो, पीटी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट ए के बराबर। उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन बी का मान 1 रखते हैं इक्वेशन 5 के लिए तो क्या हो जाएगा? इसका मान हम रखेंगे क्या? 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए, ये कट जाएगा, P नॉट बी। यानी जब मोल फ्रैक्शन बी का मान 1 रखते हैं तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है? P नॉट बी के। देखो यहां पर P नॉट बी के बराबर हो गया। अब देखना है इसका मतलब क्या है, यहां पर एक्स ए का मान मैक्सिमम है यानी 1 है और बी का मान 0, इसका मतलब क्या है? ये मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ का ये ग्राफ कहाँ जाएगा? सामने वाले को ओरिजिन के पास जाएगा ना, यानी यहां से क्रॉस करते हुए यहां है, इसका मतलब इधर से इधर आने पर क्या हो रहा है? एक्स ए का मान बढ़ रहा है,
इधर से इधर आए हैं तो अब XA का मान बढ़ रहा है, और जब इधर से इधर XA बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इधर से इधर आने पर XB का मान क्या होगा, कम होगा। A बढ़ेगा तो B घटेगा, क्योंकि दोनों का मान क्या है, 1 है। यहां पर देखो, अगर यहां पर हम लेके चले हैं क्या, XA का मान 1 और XB का मान 0, यानी इस पॉइंट पर हमको पता है XA का मैक्सिमम मान 1, XB का 0। इस पॉइंट को अपने से कंसीडर करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, XA का मान घटेगा तो इसका मतलब क्या है, XB का मान बढ़ेगा। देखो 0.8 हो गया, मान के चल रहे हैं, जब ये 0.8 है तो ये 0.2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है। यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, XA का मान और घटेगा, देखो कितना है 0.4, तो XB क्या हो जाएगा 0.6। अब यहां से यहां आए हैं, क्या हुआ, XA और घटा, कितना आ गया 0.1, और लास्ट में जाकर के ओरिजिन पर क्या हो गया 0। इसका मतलब इधर से इधर गए XA का मान घट गया, यहां दिख रहा है ना, XA का मान 1 से लेकर 0 आया, और XB का मान इधर से इधर जाने पर बढ़ गया। इसका मतलब यही हुआ, इधर से इधर जाते हैं तो XA का मान कम होता है, तो XB का मान बढ़ेगा। यानी आपको रॉड्स लॉ जानने से ये भी समझना है कि ग्राफ आपको पढ़ना आना चाहिए, नहीं, ग्राफ समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी पर आगे ग्राफ होगा। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में देखेंगे, नहीं, बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ देखेंगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देखेंगे, नहीं, यही से समझना होता है। क्या, अगर यहां से देखो, ये वाला लाइन किसको बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये बता रहा है, ये वाला लाइन बता रहा है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ ए को, नहीं, और ये वाला लाइन बता रहा है किसको, वेपर प्रेशर ऑफ बी। लेकिन इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाए हैं तो किसको बता रहा है, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को। इसी से हम आगे समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो भी समझ में आएगा। पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है, निगेटिव डेविएशन कैसे होता है, मैक्सिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे दिखते हैं, मिनिमम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे दिखते हैं, सब इसी ग्राफ से डिसाइड करना होता है। हाँ, यहाँ पर ये है P0B का मान ज्यादा, P0A का मान कम, ये बता रहा है कि B ज्यादा वोलेटाइल है। आप A को भी मान सकते हैं, नहीं, जिसको मानिएगा उसका ग्राफ क्या होगा, ऊपर जाएगा।